हाँ भाई। प्यारे बच्चों, ये 11वीं आर्ट्स का है, हिस्ट्री का 11th चैप्टर आधुनिकरण के रास्ते। ठीक है भाई। अब इसमें देखेंगे क्या है। देखो भाई, भूमिका में है, विश्व में आधुनिकता औद्योगिकरण के साथ आई है। आधुनिकता किसके साथ आई है? औद्योगिकरण से। लेकिन यह सभी देशों में एक जैसे तरीके से नहीं आई। आधुनिकता आने का मार्ग विभिन्न देशों की विशेष भौगोलिक एवं ऐतिहासिक परिस्थितियां पर निर्भर है। कुछ देश औपनिवेशिक शोषण का शिकार हुए। कुछ देश तो मतलब गुलाम हो गए, गुलाम औपनिवेश हो गए। जैसे अंग्रेज़ों के गुलाम हम थे, अंग्रेज़ों के उपनिवेश भारत था। उपनिवेश शोषण का शिकार। गुलाम का अर्थ है गुलाम बनाए गए, और इस गुलामी से मुक्ति के संघर्ष में आधुनिकता के मार्ग पर आगे बढ़े तो दूसरी ओर कुछ ने स्वयं दूसरों को उपनिवेश गुलाम बनाते हुए आधुनिकता का रास्ता अपनाया। आधुनिक बनने के यह दोनों मार्ग एशिया के दो पड़ोसी देशों में देखे जा सकते हैं। यह देश है जापान और चीन। जापान एक छोटा सा देश है जो पश्चिमी देशों का उपनिवेश नहीं बना, अपने यहाँ औद्योगिक विकास करने में सफल रहा। यहाँ तक कि ताइवान 1895 व कोरिया 1910 पर अधिकार करके उसने अपना एक औपनिवेशिक साम्राज्य बनाया। 1894 में चीन और 1905 में रूस जैसी यूरोपीय ताकतों को पराजित करके वैसे एक विश्व शक्ति बन गया। जापान लालसा बढ़ती गई, सैन्य तंत्र के साथ पूंजीवादी विकास का सफर उसे युद्धों में झोंकता रहा। दूसरे विश्व युद्ध में इंग्लैंड बढ़ती हुई तथा सैन्य तंत्र के साथ पूंजीवादी सफर उसे युद्ध और अमेरिका के आगे हार माननी पड़ी। लेकिन युद्ध की तबाही से उभरने में उसे आश्चर्य तेजी से दिखाई, दुनिया में आर्थिक शक्ति बनकर उभरा। यह जापानी लोगों को सीखने की शक्ति, कर्मठता और राष्ट्रवाद की भावना को दर्शाता है। दूसरे ओर यदि हम चीन को देखते हैं तो स्थिति दूसरी है। यह देश जनसंख्या और आकार की दृष्टि से बहुत बड़ा था। प्राचीन काल में यह सभ्यता एवं संस्कृति के केंद्र। 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक काल तक भी चीन में छिंग राजवंश की सत्ता सुदृढ़ लग रही थी। सुदृढ़ मतलब मजबूत लग रही थी। परंतु पश्चिमी शक्तियों की चुनौतियों का सामना यह नहीं कर सकी। अफीम युद्धों में हारने के बाद यह राजवंश कमज़ोर पड़ गया। विदेशी ताकतों ने चीन को खरबूजे की तरह बांट लिया, लेकिन चीनी सम्राट असमर्थ बना रहा। वह सुधार लागू करने में असफल रहा। फलतः उसकी सत्ता चली गई और 1911 में क्रांति हो गई, परंतु देश लंबे गृह युद्ध में उलझ गया। अंत साम्यवादी दल की 1949 में इस युद्ध में जीत हुई। उन्होंने योजनाबद्ध तरीके से विकास करने का प्रयास किया, लेकिन 1975 के बाद उन्हें विकास के मार्ग पर पुनर्विचार करना पड़ा। 1978 से नए आर्थिक सुधार लागू किए गए। फलतः चीन विश्व बाजार व्यवस्था में अपनी हिस्सेदारी निभाने लगा, परंतु सत्ता अभी भी चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के नियंत्रण में है। इस अध्याय में जापान व चीन में आधुनिकता के इस अलग अलग मार्गों का विस्तार से वर्णन किया गया है। ठीक है भाई। अब देखो भाई, ये इसमें कह रहा है मेजनी पुनर्स्थापना से पहले की वह अहम घटनाएं थी जिन्हें जापान में तीव्र आधुनिकीकरण के रास्ते अपनाए। तो ये कह रहा है कि मेजनी पुनर्व्यवस्था से पहले जापान में तोकुगावा शोगुनों का शासन था। किसका था? पहले जापान में तोकुगावा और शोगुनों का शासन था। इस काल में शक्तिशाली सैनिक वर्ग का उदय हुआ, जिससे शांति की परिस्थितियां बनाई। शहरीकरण, व्यापारीकरण व कृषि की उन्नति इस काल में हुई। सामाजिक व बौद्धिक परिवर्तन भी इस काल में काफ़ी हुआ। जापान काफ़ी लंबे समय तक शेष विश्व से पृथक रहा, मतलब अलग रहा, जिसके कारण वहाँ राष्ट्रवाद व
आत्मनिर्भरता की भावना विकसित हुई, जिसका लाभ जापान के पुनः खुलने के बाद हुआ। इस काल के अनुभव ने जापान के आधुनिकरण की नींव रखी। जापान शोगुन शासन कैसी व्यवस्था थी? शोगुन शब्द का अर्थ जापानी भाषा में बर्बरों का दमन करने वाला सेनापति। बर्बरों का दमन करने सम्राट द्वारा यह पदवी उन दैत्यों या सामंतों को दी जाती थी जो शक्तिशाली होते थे। और 1192 में योरितोमा नामक शोगुन ने अपने राज्य को कठपुतली बनाकर सारी सत्ता अपने हाथ में ले ली। तब से शोगुन का पद वंशागत हो गया। तब से यह पद क्या हो गया भाई? वंशागत, मतलब बाप फिर उसका बेटा फिर 1603 ईस्वी में 1867 ईस्वी के मध्य तोगुनो वंश के लोग शोगुन पद पर रहे। शोगुन के अधीन बाकुफ नामक व्यवस्था का उदय। यह जापान में एक तरह की सामंती प्रणाली थी। इससे अध्यक्ष शोगुन होता था और उसके अधीन सामंत होते थे। ठीक हुई। अब ये कह रहे हैं तोकुन काल में राजनीतिक और आर्थिक परिवर्तन की जानकारी। तोकुन शासनकाल 1603 से 1867 ईस्वी जापान के इतिहास में विशेष महत्व रखता है। जापान में आधुनिकीकरण की पृष्ठभूमि सऊदी तैयार। इनका संक्षेप नंबर 1 राजनीतिक परिवर्तन। तोकुन काल में समुराई वर्ग नौकरशाही के रूप में भी काम करने लगा था, जिसमें योग्यता और दक्षता को अत्यधिक महत्व दिया गया था। दूसरे, अस्त्र रखने का अधिकार केवल इसी वर्ग को था। दूसरा, आर्थिक परिवर्तन। इस काल में स्थापित हुई दीर्घकालीन शांति के कारण व्यापारिक, वाणिज्य एवं कृषि प्रणाली में बदलाव। इन बदलावों से सामंती ढांचा कमजोर हुआ तथा आधुनिकीकरण के लिए मार्ग प्रशस्त हुआ। पश्चिमी संपर्क तथा जापान का पृथक्करण। जापान इतिहास की जिस प्रकार पश्चिमी देशों ने एशिया के अन्य देशों में भारत, चीन आदि से व्यापारिक संपर्क स्थापित किए गए थे, उसी प्रकार जापान से भी इन देशों के संपर्क स्थापित किए गए। 1543 ईस्वी में पुर्तगालियों ने जापान में सर्वप्रथम प्रवेश किया। जापानी लोगों ने इसका स्वागत किया तथा इससे शस्त्र तथा गोला बारूद बनाने की कला भी सीखी। पुर्तगालियों ने जापान में ईसाई मत का प्रचार भी किया। जापान में ईसाइयों और धर्म प्रचारकों का प्रवेश निषिद्ध 1614 ईस्वी में कर दिया गया था। साथ ही सभी गिरजों को नष्ट करने तथा सभी जापानियों को ईसाई धर्म छोड़ने का आदेश दिया गया। देखो, ये अमेरिकी नाविक कमोडोर पेरी की जापान आगमन के महत्वपूर्ण। कमोडोर पेरी अपने 4 जहाज़ों सहित 3 जुलाई 1853 को जापान पहुंचा। उसने जापान सरकार को अमेरिकी राष्ट्रपति का पत्र तथा अन्य भेंट, रेल का मॉडल आदि दी। अमेरिका ने जापान के साथ मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित करने का आग्रह किया। इधर जापान सरकार यह महसूस कर रही थी कि वह अधिक समय तक पश्चिमी देशों की उपेक्षा नहीं कर सकती। 31 मार्च 1854 में कानगावा की संधि के अनुसार अमेरिका को जापान के दो बंदरगाह से पानी, कोयला भरने व जहाज़ों की मरम्मत की सुविधा प्राप्त हो गई। इस प्रकार जापान को लंबे समय से चली आ रही पृथकता की नीति का अंत हो गया, मतलब अलग रहने की नीति का अंत हो गया। जापान में शोगुन शासन को समाप्त कर सम्राट का शासन क्यों स्थापित हुआ? सन 1868 में जापान में तोकुनो वंशीय शोगुन को हटाकर सम्राट के शासन की पुनः स्थापना की गई। सम्राट ने मेइजी ब्राह्मण शासक धारण की। उसने शोगुन के पद को समाप्त कर दिया। इस राजनीतिक परिवर्तन के कारण थे। पहला था जापान की अर्थव्यवस्था में परिवर्तन आ रहे थे, मतलब जापान की अर्थव्यवस्था अच्छी हो रही। शोगुन शासन इन परिवर्तनों में बाधा बनने लगा। शोगुन का शासन इन परिवर्तनों में क्या बाधा बना? दूसरा, यह विचार प्रभावित हो चुका था कि जापान में सम्राट के नियंत्रण में साझी संस्कृति व मूल्यों के आधार पर राष्ट्रीय एकता की स्थापना की जाए। क्या किया गया था? जापान में सम्राट के नियंत्रण में एक ऐसी संस्कृति और मूल्य का निर्धारण किया गया है जिससे
जापान का विकास हो सके। ठीक है भाई।